हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो इस वीडियो में मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। थंबनेल और टाइटल से तो पता ही चल गया होगा क्या होने वाला है। तो हम करने जा रहे थे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। इसका पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 समझा रखा काफ़ी अच्छी तरह। तो तुम में से अगर किसी को भी वो ज़रूरत हो, तुम में से किसी को ज़रूरत हो वो वीडियो देखने की, तो वो जाके देख सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 का क्या मतलब हुआ, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, बाकी बातें वीडियो के लास्ट में। सीधे पढ़ाई पे आओ। पहले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस एम टी। एस एम टी, अच्छा साबरमती, नहीं, एस एम और टी। इन ईच केस स्टेट वेदर इज द मिड पॉइंट ऑफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, ठीक है। रुक जाते हैं। हमें यहाँ पे एक टेबल दी गई है। कौन सी टेबल? जे टेबल ना भैया, जे टेबल। तो इस टेबल में हमें एस एम और टी, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं एस एम और टी। हमें इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो हम क्या करें, हमें ये बताना है कि ये जो एम है ये इसका मिड पॉइंट, सॉरी ये जो एम है ये एस और टी का मिड पॉइंट है या नहीं है। अगर है तो यस लिख दो, नहीं है नो लिख दो, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। अगर है तो यस, नहीं है तो नो, और है तो क्यों है रीजन भी देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, देते हैं रीजन, आगे पढ़ेंगे। जस्टिफाई योर आंसर व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन। ये बात का पार्ट है, इसे देखेंगे बाद में। पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं। क्या बोला गया है? द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी। एस एम और टी के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और हमें बस ये बताना है कि जो m है वो इसका मिड पॉइंट है या नहीं है, ठीक है। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। इसके 2 तरीके हैं, और जो आसान वाला है मैं वो बताने जा रहा हूँ। इसके जो आसान वाला तरीका है मैं वो बताऊंगा। पहला तरीका क्या है इसका? पहला तरीका तो ये हम डिस्टेंस निकाल लें। समझना, समझा रहा हूँ अभी। ये लाइन है, ये एस है, और ये टी है, और बीच में एम है। अब फॉर एग्जाम्पल एस हमें कितना दिया है? -3,0, यहाँ लिख लो -3,0, ठीक है। टी कितना है भाई? टी है 3,0, लिख लो। और m कितना है? m है 0,0। अब हमसे ये पूछा गया है कि ये जो m है बाबूजी, ये s और t का मिड पॉइंट है या नहीं है। एक तो गर्मी बहुत है, मिड पॉइंट हो चाहे ना हो, गर्मी भयानक है, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हैं। हम s और m के बीच का डिस्टेंस निकालें, और m और t के बीच का डिस्टेंस निकालें। अब डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, √x2 - x1 पहले इसमें लगाओ, फिर इसमें लगाओ, फिर चेक करो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तरीका यही है, पर ये थोड़ा लंबा तरीका है। एग्जाम में हम बैठेंगे तो इतनी माथापच्ची कौन करेगा भाई, इतना टाइम थोड़ी है। हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, फिर इसमें लगाएं, फिर हम यस नो करते घूमें, उसके बाद दोबारा डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगाएं सेकंड पार्ट में। इससे अच्छा एक और इसका अल्टरनेटिव तरीका है, हम उसे अप्लाई करेंगे, देखेंगे सब लोग। इसे लिखा रहने देते हैं, चलो जगह है हमारे पास। इसे मान लो x1 y1, और इसे मान लो x2 और y2। हमें ये बताना है कि जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं ये इसके बीच में है या नहीं है। तो देखो x1 + x2/2, x1 + x2/2 इक्वल टू मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। इसे ये होता है कैपिटल X कैपिटल Y, ठीक है। इसे हमने मान लिया x1 y1, इसे हमने मान लिया x2 y2, और ये जो बीच के कोऑर्डिनेट्स हैं इसे हम मानेंगे कैपिटल X और कैपिटल Y। तो जो फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 इक्वल टू कैपिटल X। अब देखो मैं तो कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पे तुम्हें। ये फॉर्मूला तुम्हारी किताब में दिया है, नहीं दिया है, मुझे नहीं पता। ये फॉर्मूला तुम्हारी किताब में दिया है या नहीं दिया है, अरे मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर ये फॉर्मूला तुम एग्जाम में लगाओगे तो तुम्हें नंबर पूरे मिलेंगे। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला हमें दिया गया है 10th क्लास की एनसीईआरटी में। ये फॉर्मूला में दिया गया है 10th क्लास की एनसीईआरटी में, और तुम अपने एग्जाम में यही फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारा आंसर आसानी से भी हो जाएगा, और तुम्हें नंबर भी पूरे मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं। तो x1 + x2/2 इक्वल टू x। अब x1 कितना है? -3, x2 कितना है? +3/2, और x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है? 0। तो माइनस प्लस माइनस 3 कट जाएगा, तो 0/2 इक्वल टू 0। तो 0/2 भी 0 ही आ जाएगा। क्या बराबर आ रहा है? हाँ आ रहा है।
ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे अब चेक करेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए। y के लिए कैसे चेक करेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू कैपिटल Y। y1 कितना है 0, y2 कितना है 0 अपॉन 2 इक्वल टू कैपिटल Y। 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, और 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0, और हमारा जो कैपिटल Y वो भी कितना है 0। मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारी जो वैल्यूज हैं वो वेरीफाई हो रही हैं। हमारा यहाँ पे भी 0 आ गया, x कोऑर्डिनेट भी 0 है, और y भी हमारा निकल के 0 आ गया, y कोऑर्डिनेट भी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस। अच्छा, अब जिसे समझ में नहीं आया उसके लिए मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ, ठीक है। x देखो ये है मिड पॉइंट, और ये है मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0। अब अगर ये मिड पॉइंट सच में है, अगर ये मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 का जब हम x1 प्लस x2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए। अब x1 कितना है -3, x2 कितना है प्लस का 3, वैल्यूज पुट करो अपॉन में 2, माइनस प्लस माइनस 3 में 3 गया 0, और 0.2 कितना आ गया 0। क्या ये x के बराबर आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब हाँ, ये जो x कोऑर्डिनेट है वो इसका सच में मिड पॉइंट है। इसी तरीके से फॉर्मूला क्या है, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू कैपिटल Y, y कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया, 0 आ रहा है। मतलब हाँ, ये जो है इसका मिड, इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन इसका ये है, मिड पॉइंट का क्या मतलब हुआ, मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि जो m है वो इन दोनों के बीच में चला गया है, सॉरी चला नहीं गया है, जो m है वो इन दोनों के बीच में ही है। जैसे उसका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है तुम दोनों के बीच में, उसी तरीके से जो m है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसका हमें यहाँ पे बोला गया है रीजन फॉर योर आंसर। रीजन क्या है कि SM इक्वल टू MT, रीजन में लिखेंगे SM इक्वल टू MT। भाई क्योंकि जो ये दूरी है और ये दूरी है बराबर ही तो होगी, तभी तो ये बीच में आ रहा है। ये दूरियां बराबर हैं तभी तो ये बीच में आ रहा है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। इसे रफ कर देता हूं मैं, कोई नोट करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं। इसी तरीके से फटाफट अब हम ये तीनों पार्ट्स करेंगे। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन MCQ में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 1 नंबर में बिल्कुल आ सकता है। अब देखो x1 y1 कितना है 2,3 और x2 y2 कितना है 4,5। देखो ये मिड पॉइंट प्रूफ करना है, जो हमारा m है ये मिड पॉइंट प्रूफ करना है। ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। फॉर्मूले में पुट करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। अब x1 कितना है 2, x2 कितना है 4 अपॉन 2, और x कोऑर्डिनेट कितना दिया है यहाँ पे इस बार में 3। भाई जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कौन है m, तो जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हम क्या मानते हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y। देखो इसे हम इन सबको हम मान के चल रहे हैं x1 y1, इन सबको हम मान के चल रहे हैं x2 और y2, और बीच वाला मिड पॉइंट प्रूफ करना, इसे हम क्या लेके चले कि कैपिटल X और कैपिटल Y। मेरे ख्याल से अब इससे काफ़ी आसान हो जाएगा तुम समझने में, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, x1 2 आ गया, x2 4 आ गया, अपॉन में 2, कैपिटल X कितना है 3। फटाफट देखेंगे, इसकी जगह 3 लिख लो। 4 2 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3, 2 3 6, 3 इक्वल टू 3 बराबर आ गया। हाँ मतलब x कोऑर्डिनेट के लिए वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से हम करेंगे y के लिए, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू कैपिटल Y। y1 कितना है 3, y2 कितना है, y2 है हमारा 5, अपॉन में कितना आएगा 2, और कैपिटल Y कितना है इस बार 4। 5 3 8, 8 अपॉन 2 इक्वल टू 4, 2 4 8, तो 4 इक्वल टू 4। मतलब हाँ ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो क्या जो इस बार जो 3,4 है वो इन दोनों के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, यस। यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, यस। रीजन क्या रहेगा, रीजन सेम रहेगा कि जो डिस्टेंस SM है वो MT के बराबर होगा, ठीक। इस रफ कर लेते हैं। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट, ये वाला। इस बार x1 हमारा क्या हो गया 0, x2 भी हमारा क्या हो गया 0 अपॉन 2 इक्वल टू कैपिटल X। कैपिटल X हमारा क्या हो जाएगा इस बार 0।
साफ दिख रहा है, 0 + 0 0 और 0.2 भी कितना आ जाएगा 0, तो 0 = 0, मतलब x कोऑर्डिनेट के लिए हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए कि क्या y हमारा वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो y का फॉर्मूला क्या होता है, y1 + y2/2 = कैपिटल Y। y1 कितना है 0, y2 कितना है -10/2 = y। y यहाँ पे कितना है कैपिटल Y 5। ठीक, देखो प्लस माइनस तो 0 - 10/2 = 5। 0 में 10 गया, माइनस का 10 तो -5 = 5। ये हमारा वेरीफाई यहाँ पे y के लिए नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है देखेंगे। y1 कितना है 0 लिख लिया, y2 कितना है -10 लिख लिया, अपॉन में 2 कैपिटल Y इक्वल में आया कैपिटल Y कितना है देखो 5 लिख लिया, प्लस माइनस 0 - 10 करेंगे, माइनस का 10 आएगा, अपॉन 2 करेंगे और 2 5 10 और माइनस का माइनस, तो -5 और 5 बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इस बार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो। हमारा x तो वेरीफाई हो रहा है पर y हमारा वेरीफाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये इन दोनों का मिड पॉइंट घंटा नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, नो, SM डज नॉट इक्वल टू MT। बात समझ में आई, ठीक है, आ गई होगी। अब मैं इसे रफ करने जा रहा हूं। अब हम करेंगे आखिरी वाला पार्ट। ठीक है, आखिरी पार्ट देखते हैं। x1 कितना है -8 लिख लो, x2 कितना है 6 लिख लो, अपॉन 2 इक्वल टू कैपिटल X कितना है इस बार 0। अब देखो माइनस तो 8 में 6 गया 2, अब अपॉन में भी क्या आएगा 2, ये 0 का 0 उतार दिया। और देखो माइनस प्लस माइनस 8 में 6 गया 2, साइन किसका लगेगा, साइन लगेगा बड़े का, बड़ा कौन है 8 किसका है माइनस का, तो ये भी किसका हो जाएगा माइनस, तो -1 = 0 बराबर है क्या, अरे घंटा। तो आंसर क्या हो, यहीं पे नो हो गया, यहीं पे नो हो गया। जब x ही वेरीफाई नहीं हो रहा है तो y को वेरीफाई करके हम कर क्या लेंगे। जब हमारा x कोऑर्डिनेट ही वेरीफाई नहीं हुआ तो y करके हम क्या करेंगे वेरीफाई। तो इसका यहीं पे क्योंकि हमारा x ही वेरीफाई नहीं हुआ तो आंसर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, नो। यहां पे भी हम क्या लिख देंगे, नो, घंटा नहीं हो रहा हमारा वेरीफाई, क्या करें। तो इसका रीजन क्या होगा, रीजन सेम कि जो डिस्टेंस SM है वो MT के बराबर नहीं है। ठीक है, नोट करो सर। अच्छा एक चीज और, सर हमारा तो x ही वेरीफाई नहीं हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा है, तो क्या y वेरीफाई करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है भाई। जब x ही वेरीफाई नहीं हो, देखो इसका मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए आपके x और y दोनों वेरीफाई होने चाहिए। आपका x ही वेरीफाई नहीं हो रहा है, सपोज आपका y वेरीफाई हो भी कि तुम क्या कर लोगे एक का, जब x ही वेरीफाई नहीं है। तो अगर तुम्हारा x वेरीफाई नहीं हो रहा है तो यहीं पे डायरेक्ट नो लिख दो, तुम्हारा बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ठीक है, रफ करें, से रफ कर देते हैं, आगे पढ़ेंगे क्या कहा जा रहा है। जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई हो गया। When M is midpoint of ST, can you find any connection between the coordinates of S, M and T? अगर M, ये जो M है, अगर ST का मिड पॉइंट है तो S, M और T के बीच में क्या कनेक्शन है। हमें ये पूछा गया है कि जो S, M और T है इसके बीच में क्या कनेक्शन है। कनेक्शन इसके बीच में ये है, देखो जैसे मान लो ये S है, ये M है और ये T है। ठीक, अब हमें ये बोला गया है कि जो M है, ये जो हमारा M है, ये सपोज इसका मिड पॉइंट है। चलो हम पहले वाली ले लेते हैं 0,0 ये क्या है, ये मिड पॉइंट है। और T कितना में दिया है 3,0 और S हमें कितना दिया है -3,0। अब हमें ये बोला गया है कि अगर M मिड पॉइंट है, जो कि हाँ पहले वाले केस में यस लिखा है मैंने है, तो कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ SM एंड T। इन कोऑर्डिनेट्स का आपस में क्या कनेक्शन है। इन कोऑर्डिनेट्स का पहला कनेक्शन तो ये है कि जो M है वो एग्जैक्टली S और T के बीच में लाया करेगा। ठीक है, अब इसमें तुमने क्या तीर मार दिया, ये तो लिखा ही है सामने। ठीक है, दूसरा कनेक्शन क्या है, दूसरा कनेक्शन ये है कि जो डिस्टेंस S और M की है वो बराबर होगी डिस्टेंस M और T की। क्या, हाँ पहला कनेक्शन क्या है कि जो M है वो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में आएगा। ये तो हमें पता ही है, अभी हमने करके दिखाया था, यस भी लिखा है
इसमें तुमने क्या तीर मार दिया, कुछ नहीं। अब हमें यहाँ कुछ और बताना पड़ेगा। यहाँ पे हम ये बताएंगे कि जो एस और एम के बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस एस एम, वो एम और टी के बीच की दूरी के बराबर है। समझ में आया? तो ये हमने कनेक्शन फाइंड आउट किया। ठीक है, करें से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इसे हम रफ कर देते हैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 10th क्वेश्चन। देखेंगे क्या दिया गया है, पढ़ेंगे। यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, एम, ए और बी। एम मिड पॉइंट है तो एम हमने बीच में लिखा है। एम क्या है, -7, 1 लिख लेते हैं। ए कितना है, 3, -4 और बी कितना है, x, y। ठीक है, हमें यहाँ बोला गया है जो कनेक्शन हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, हम उसे यूज़ करके यहाँ पे करें इसकी, और x और y की वैल्यू निकालें। पहली बात तो ये पिछले क्वेश्चन में हमने कनेक्शन ये निकाला था कि जो डिस्टेंस है a और m और b, ये कैसी है, बराबर। हमने यही निकाला था, पर इससे हम सॉल्व नहीं करेंगे। इससे हम सॉल्व क्यों नहीं करेंगे, इससे हम सॉल्व इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आंसर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इस मैथ और डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम आसान फॉर्मूला लगाएंगे। आसान फॉर्मूला क्या है, आसान फॉर्मूला वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। ठीक है, ये मिडिल के कोऑर्डिनेट्स हैं, बीच के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसे हम मान लेंगे कैपिटल X, कैपिटल Y। इसे हम मान लेंगे x1, y1 और इसे मान लेंगे x2 और y2। ठीक है, फॉर्मूला क्या था पिछले क्वेश्चन में, हम वही लगाएंगे। x1 + x2/2 = कैपिटल X। ठीक, x1 + x2/2 = कैपिटल X। x1 कितना है, 3, x2 कितना है, x/2 = कैपिटल X। कैपिटल X कितना है, -7। ठीक, अब ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 + x = 2 7 -14। ठीक है, और ये प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x = -14 -3 और माइनस माइनस प्लस 14 3 17 और साइन बढ़ेगा माइनस का, तो x = -17। ये हो गया हमारी x की वैल्यू। ठीक है, हमने इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता। ठीक है, दूसरी बात, ये जो मेथड है ये छोटा है, आसान है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। हम इसी को यूज़ करेंगे। x1 + x2/2 = कैपिटल X, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। x1 कितना है, 3 लिख लो, प्लस का प्लस, x2 कितना है, x है, लिख लिया, अपॉन में 2 और कैपिटल X कितना है, -7 लिख लिया। अब ये 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 7 -14 और प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 14 में 3 जोड़ देंगे 17 आ जाएगा, साइन बढ़ेगा माइनस का, x = -17। ये हो गया भाई x की वैल्यू। अब हम निकालेंगे y। ठीक है, अब y के लिए सेम मेथड, y1 + y2/2 = कैपिटल Y। y1 कितना है, -4, y2 कितना है, सिर्फ y है, /2 और कैपिटल Y कितना है, 1। अब ये ऊपर जाएगा, 2 × 2, ये माइनस का, इधर जाएगा प्लस का, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4 2 6। अब सुनो, मुझे पता है तुम 9th क्लास में आ गए हो, पर तुम में से इक्का दुक्का होंगे जिन्हें ये नहीं पता भैया ये माइनस का इधर जाके प्लस का कैसे हो गया। कोई बात नहीं, शर्म वाली कोई बात नहीं है तो खैर बहुत शर्म की बात, पर मैं बता देता हूँ। तो ये माइनस का है, जब इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये रूल है, जब कोई नंबर इक्वल के ऑपोजिट साइड जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। बात समझ में आई? जब कोई नंबर इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये मैं उसे बता रहा हूँ जो 9th क्लास का घोड़ा हो गया, लेकिन उसे इतनी सी बात नहीं पता है। 1 2 होते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, वापस लेके आएंगे तो फिर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का इधर गया प्लस का हो गया, तो 2 + 4 6, तो ये x आ गया -17 और y आ गया 6। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 10। इसे नोट करो फटाफट। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्वेश्चन, पढ़ेंगे। लेट P, Q बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB। समझ नहीं आई शायद बात, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक लाइन है AB, ये आ गई हमारी लाइन A और B, और इसका हो रहा है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 बराबर हिस्सों में टूटना। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, ट्राइसेक्शन। तो मतलब एक पॉइंट आएगा यहाँ पे और एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, और ट्राइसेक्शन का मतलब ये होता है कि ये हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा, ये तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर। जैसे बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है,
ठीक है, अब तुम्हें से बाइसेक्ट का भी मतलब नहीं पता होगा, वो भी बताना पड़ेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है जब लाइन को हम आधा आधा दो हिस्सों में तोड़ते हैं यहाँ से, तो ये हिस्सा इसके बराबर है और दो हिस्सों में टूट रही है, तो इसका क्या मतलब होता है, बाइसेक्ट। उसी तरीके से जो ये है हमारा ए और बी, ये हो रहा है हमारा ट्राइसेक्ट, ठीक है, क्योंकि 3 बराबर हिस्सों में टूट रही है लाइन। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है, लेट P, Q बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विद P क्लोजर टू ए, मतलब ए के पास जो है उसका नाम क्या है, P, ठीक है, और एंड Q क्लोजर टू B, B के पास कौन सा आएगा, Q। अब यूजिंग योर नॉलेज वो तो है ही नहीं, ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, क्या इसका मतलब क्या हुआ, यूजिंग योर नॉलेज जो कि है ही नहीं, ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। मोटी मोटी बात समझो, हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है बाबूजी। तो इसे हम लिख लेते हैं x1 y1 और इसे लिख लेते हैं x2 y2, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, एक लाइन सेगमेंट है, उसका नाम है A और B, ठीक है, उसका नाम है A और B, और P और Q 2 पॉइंट्स हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का क्या मतलब होता है, 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, P को हमने मान लिया x1 y1 और Q को हमने मान लिया x2 y2, ठीक है। अब हमें ये P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। डू दिस फॉर केस व्हेन द पॉइंट्स आर A, ये हमें तब निकालना है जब A क्या होगा हमारा 4,7, तो A के पास हम क्या लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स 4,7, और B क्या है 16,-2, B है हमारा 16,-2, ठीक है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है, और जब समझ में आ ही गया है तो इस क्वेश्चन को हटा सकते हैं हम लोग, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, हटाओ उसे यहाँ से। अब क्वेश्चन मोटा मोटा क्या है, हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। सुनो, A और Q का मिड पॉइंट क्या है, P। जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो दोबारा देखे, A और Q का मिड पॉइंट क्या है, P, ठीक है। देखो बहुत क्वेश्चन टफ है, और मैं तुम्हें इस तरीके से समझाऊंगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये टफ है, ठीक है। एक बार में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लेना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और पेपर में ये अगर आया, जो कि आ सकता है, पेपर में अगर आ गया ये, तो 4, यहां लिख देता हूं ऊपर कोने में, 4 या 5 नंबर में आएगा। 5 में तो खैर नहीं आएगा, 4 नंबर का आराम से फंसेगा ये, 5 में तो केस स्टडी आती है। अगर पेपर में ये आया तो 4 नंबर का पक्का आएगा, ठीक है, और आने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर ये आ गया तो कई बच्चे हैं जो कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे आंसर, जो P है वो AQ का क्या है, मिड पॉइंट लिखेंगे शराफत से, P इज मिड पॉइंट ऑफ, जो P है वो मिड पॉइंट किसका, AQ का। अब क्योंकि जो P है वो AQ का मिड पॉइंट है, तो वही फॉर्मूला जो पिछली बार लगाया था, इसे हम क्या मान लेंगे, x1 y1, इसे हम क्या मान लेंगे, x2 y2, पहले से ही लिखा हुआ है, और इसे हम क्या मान लेंगे, रुको, इसे हम मान लेंगे कैपिटल X और कैपिटल Y, ठीक है। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, और जो बीच के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे x1 + x2/2 इक्वल टू कैपिटल X। अब x1 कितना है, 4, x2 कितना है, x2 ही है, लिख लो, /2 इक्वल टू कैपिटल X, कैपिटल X कितना है, x1, ठीक। नहीं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे मत लिखो तुम अभी, तो क्योंकि तुम कहोगे यहाँ भी x1 लिख दिया, यहाँ भी x1 लिख दिया, ठीक है, हटाओ उसे, इसे भी हटाओ और इसे भी हटाओ। फॉर्मूले के हिसाब से अपने माइंड में देख लेना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है, और ये बीच के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो 4 + x2 इक्वल टू x1, देखो 4 + x2/2 इक्वल टू x1, कौन सा फॉर्मूला है, ये वही फॉर्मूला है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, ठीक है। अब इसका हम करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4 + x2 इक्वल टू 2x1, ठीक है, 4 + x2 इक्वल टू 2x1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई। उसके बाद जो Q है हमारा, वो मिड पॉइंट किसका है, P और B का, लिखेंगे ऑल्सो Q इज मिड पॉइंट ऑफ, Q किसका मिड पॉइंट है, P और B का, P
पी एंड बी, या पी बी भी लिख लेते कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो x1 प्लस 16/2, x1 प्लस 16/2 इक्वल टू x2 हो जाएगा, x1 प्लस 16/2 इक्वल टू x2। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो x1 प्लस 16 इक्वल टू 2x2। ठीक, समझ में आ गया सर। अब ये 16 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो x1 इक्वल टू 2x2 माइनस 16, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, x1 इक्वल टू 2x2 माइनस 16, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो x1 का वैल्यू आया है यहाँ पे, x1 की जो वैल्यू यहाँ पे आई है, इसको उठा के हम पुट कर देंगे यहाँ पे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। x1 की वैल्यू आई है 2x2 माइनस 16, इसको उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, रख के दिखाता हूं मैं। इतना आ गया, इसे नोट करो। इतना अगर आ गया इसे नोट करो। मैं इसे रफ कर रहा हूं साइड में, थोड़ी जगह बनाने के लिए। ठीक है, अब मैं यहां पे सॉल्व करूंगा। तो पुट x1 इक्वल टू 2x2 माइनस 16 इन इक्वेशन 1। अब देखेंगे 4 प्लस x2 का x2 और 2 का 2 और x1 की जगह ब्रैकेट में क्या आएगा, 2x2 माइनस 16। बहुत आसान है, कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है तुम्हें समझ में ना आए। फिर से देखो, इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 का 4 प्लस का प्लस, x2 का x2 इक्वल का इक्वल। ठीक, 2 का 2 और x1 की जगह ब्रैकेट में ये वैल्यू रख देंगे। क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई, सब आसान है। 2 इंटू 2 4x2 माइनस 2 16 32। जिसे नहीं पता मैं बता देना चाहता हूँ, ब्रैकेट में जितने टर्म्स होते हैं सब में मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 2 4x2 माइनस का माइनस 2 16 32। इससे आसान करके मैं नहीं बता सकता तुम्हें। ठीक है, अब ये माइनस का है, इधर आएगा तो, या छोड़ो, 4x2 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x2 माइनस 4x2। ये प्लस का है, उठ के इधर आ गया, माइनस का हो गया, इक्वल टू माइनस 32 और प्लस का 4 है भाई, 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो x2 माइनस 4x2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 32 में 4 जोड़ेंगे 36 आएगा। साइन किसका बढ़ेगा, माइनस का। ठीक, अब x2 में 4x2 चला गया तो कितना बचेगा, माइनस का 3x2। माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि साइन बढ़ेगा माइनस का लगेगा, 4 बड़ा है ना माइनस का, इसलिए इक्वल टू माइनस का 36, माइनस से माइनस काट दो, कट गया। x2 इक्वल टू 36/3 काट देंगे, 12 आएगा। तो जो हमारा x2 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12। किसे समझ में नहीं आया, क्या मुश्किल है। x2 कितना आ गया, 12। यहां पे हम लिख लेते हैं x2 इक्वल टू 12। ठीक, अब ये जो x2 का वैल्यू आया है, अब तुम चाहो इसे इसमें पुट करो, चाहो इसमें पुट करो। मैं इसमें पुट कर लेता हूं, या नहीं, मेरा इसमें पुट करने का मन है, मैं इसमें पुट करूंगा। तो पुट x2 इक्वल टू 12, 2 छोटा बन गया, इन इक्वेशन सेकेंड यहां पे पुट करेंगे। तो x1 का x1 इक्वल 2 इंटू x2, तो 2 इंटू x2, ये x2 की जगह क्या रख देंगे, 12 और माइनस 16। तो x1 इक्वल टू 12 2 24 माइनस 16। तो x1 इक्वल टू 24 में 16 गया, 8 बचेगा आंसर। ठीक है, फिर ये आ गया हमारा x2, ये आ गया हमारा x1। इसे नोट करो फटाफट, इसे पॉज कर लो। ठीक है, नोट हो गया होगा अब तक। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू। रफ करूं, रफ कर रहा हूं मैं रफ। बिल्कुल सेम तरीके से अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। और एक बात मैं फिर से बता रहा हूं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आएगा ये। तो जो p है वो AQ का मिड पॉइंट है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो 7 प्लस y2/2 इक्वल टू y1, 7 प्लस y2/2 इक्वल टू y1। मैं साइड हो जाता हूं, दिख रहा है। 7 प्लस y2 मतलब 7 प्लस y2/2 इक्वल टू y1। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 प्लस y2 इक्वल टू 2y1। ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर
1। उसी तरीके से जैसे हमने पिछली बार किया था, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, ऑल्सो Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। जो Q है वो PB का मिड पॉइंट है। होने दो हमें क्या, हमें ये कि y1 प्लस -2 y1 प्लस -2/2 इक्वल टू y2। ठीक, अब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू y2, देखो प्लस माइनस माइनस, तो y1 और प्लस माइनस -2 इक्वल 2 इंटू y2 2y2। ठीक है, अब ये माइनस का 2 है, सबको दिख रहा है माइनस का 2 है, तो इधर जाएगा तो उसका हो जाएगा प्लस का, तो y1 इक्वल टू 2y2 प्लस 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब यहाँ नीचे जगह है तो मैं लिख लेता हूँ, पुट y1 इक्वल टू 2y2 प्लस 2 इन इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन 2 से हमने वैल्यू निकाली है ये वाली, तो इसे उठा के कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब यहाँ पे लाइन करेंगे, 7 प्लस y2 इक्वल टू 2। देखो 7 प्लस y2 का सेम लिखा है मैंने, इक्वल का इक्वल, 2 का 2, और y1 की जगह ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2y2 प्लस 2, 2y2 प्लस 2। ठीक है, 7 प्लस y2 इक्वल टू 2 इंटू 2 4y2 प्लस 2 2 ज़ा 4। ठीक, अब ये 4y2 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और 4 माइनस 7। देखो समझो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी के भी दिमाग में। 7 7 प्लस प्लस y2 का y2, 2 2 ज़ा 4y2, और प्लस का प्लस, और 2 2 ज़ा 4। जिसे नहीं पता मैं फिर से बता रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर सब जितने भी टर्म्स होते हैं सब में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, y2 का y2 प्लस का 4 है, इधर आएगा माइनस का 4y2 हो जाएगा, 4 का 4, और ये इधर आ गया माइनस का हो गया, और ये 7 उठ के इधर जाएगा तो ये भी किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, y2 में 4y2 चला गया तो माइनस का 3y2 बचेगा, और 4 में 7 गया, माइनस का 3 बचेगा, माइनस से माइनस काट दो, तो y2 इक्वल टू 3/3 1। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हम लिखेंगे पुट y2 इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। पिछली बार हमने सेकंड में रखा था, इस बार हम फर्स्ट पे रखेंगे ताकि तुम्हारे मन में कोई डाउट ना रहे। तो 7 प्लस y2, 7 प्लस y2, और y2 की जगह हम क्या रखेंगे, 1 इक्वल टू 2y1। 7 प्लस 1 8 इक्वल टू 2y1, तो 8/2 इक्वल टू y1, 2 4 ज़ा 8, तो y1 इक्वल टू 4। ठीक है, इससे पहले हमने निकाली थी x1 और x2 की वैल्यू, अब हमने निकाल ली है y2 और y1 की वैल्यू। ठीक, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इसे नोट करो फटाफट। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा 11th क्वेश्चन होता है खत्म। अब मैं सिर्फ करने जा रहा हूँ, अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्वेश्चन। देखेंगे क्या कहा जा रहा है। गिवन द पॉइंट्स A 1, -8, B -4, 7 एंड C -7, -4 शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के हुज सेंटर इज द ओरिजिन O। ठीक है, एक सर्कल की बात हो रही है। ये सर्कल आ गया हमारा छोटा सा प्यारा सा। इस सर्कल का नाम भी है K। इसका जो सेंटर है, सेंटर तो होता ही है सर्कल में, ले दे के एक ही तो चीज़ होती है सर्कल में, सेंटर। तो इसका जो सेंटर है ये है ओरिजिन O। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, और इसका नाम भी क्या है, O। अब हमें यहाँ पे ये बोला गया है कि जो ये पॉइंट्स हैं A B C, ये भी हमें ये शो करना है कि ये सर्कल पे ही आ रहे हैं। ठीक है, हमने सपोज कर लिया यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे C है। हमने सपोज कर लिया कि ये जो पॉइंट्स हैं A B C ये सर्कल के ऊपर ही आ रहे हैं। C ठीक से बना लेते हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे अच्छे से दोबारा। गिवन द पॉइंट्स A B C पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। A का क्या है 1, -8, B का कितना है B का है हमारा -4, 7, और C कितना है -7, -4। ठीक, शो डैट दे लाई ऑन अ सर्कल के, हमें ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट इसी सर्कल पे आ रहे हैं। हुज सेंटर, जिस सेंटर किसका, सर्कल का, उस सर्कल पे आ रहे हैं जिसका सेंटर O है और ओरिजिन है
मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन ही है, और ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0 0, मैंने लिख लिया है ऑलरेडी। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के, इसके अलावा हमें इसका रेडियस भी बताना है। ठीक है, देखते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट सर्कल पे आ रहे हैं, अगर ये तीनों पॉइंट सर्कल पे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है O से लेके A की दूरी, O से लेके B तक की दूरी और O से लेके C तक की दूरी कैसी होगी? बराबर। क्यों बराबर होगी? क्योंकि भाई जो सर्कल होता है ये मिड पॉइंट है या सेंटर है, तो मान लो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, तो सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। इसे भी हम क्या बोलते हैं? रेडियस। और इसे भी हम क्या बोलते हैं? रेडियस। और पूरे सर्कल में तुम कितनी भी रेडियस बनाते फिरो, रेडियस हमेशा कैसी आती है? सेम। तो अगर ये तीनों पॉइंट सर्कल पे आ रहे हैं तो इन तीनों की दूरी सेंटर से कैसी होनी चाहिए? बराबर। क्यों? क्योंकि रेडियस हमेशा कैसी होती है? बराबर। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? रेडियस से लेना देना क्या है? लेना देना ये है कि हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे O और A के बीच में, O और B के बीच में, O C के, अगर तीनों बराबर आ रहे हैं, अगर OA, OB और OC तीनों डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट सर्कल पे लाए कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। डिस्टेंस OA, फॉर्मूला क्या लगेगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, पढ़ाया था मैंने। x2 कितना होता है? पढ़ेंगे यहाँ पे 0। x2 कितना है? 0 माइनस x1 कितना है? 1। y2 कितना है? 0 माइनस y1 कितना है? -8। जीरो में 1 गया, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 0 + 8, 8 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। नहीं आया क्या? देखो 0 में 1 गया, माइनस का 1, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस, 0 + 8, 8, 8 का स्क्वायर 64। तो 64 में 1 जोड़ देंगे 65, √65। ये हमारा क्या आया? ये हमारी OA निकल के आई है। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस OB। डिस्टेंस OB तो फॉर्मूला तो भाई सेम ही रहेगा। x2 कितना है? इस बार ये x1 y1 होगा, ये x2 y2। x2 है हमारा 0 माइनस x1 कितना है? -4। y2 कितना है? 0 और y1 कितना है? 7। माइनस माइनस प्लस, 0 + 4। अरे नहीं, इतना टाइम नहीं है। माइनस माइनस प्लस, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट। 0 में 7 गया, -7 का स्क्वायर, 4 4 16, 7 का स्क्वायर 49। जोड़ेंगे 9 6 15, 4 5 6, √65। डिस्टेंस वो भी निकल आया। तो OA कितना आ गया? 65। यहाँ लिख लेते हैं साइड में। OA कितना आ गया? √65। OB भी कितना आ गया? OB देखो कितना आया यहाँ पे, √65। ठीक है, इसे नोट कर लेना पॉज करके। अब मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ। अब इसी तरीके से हम OC निकालेंगे। रफ करो उससे पहले। OA को हमने ये बना दिया OC। ठीक, x2 कितना है? 0 माइनस x1 कितना है? -7 और 0 माइनस y1 कितना है इस बार? माइनस का 4। माइनस माइनस प्लस, तो 0 में 7 जोड़ेंगे 7 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे 65 आएगा √। तो OC भी हमारा कितना आ गया? अब लिखेंगे सिंस OA = OB = OC = √65। OA OB OC, OA OB और OC मतलब O से लेके A तक की दूरी, O से लेके B तक की दूरी और O से लेके C तक की दूरी। ये तीनों रेडियस कैसे आ रही हैं? बराबर आ रही हैं। तीनों कितनी हैं? √65 हैं। सो ABC लाइज ऑन द सर्कल K। ठीक, इस सर्कल का नाम क्या था? K क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि
ओ ए, ओ बी, ओ सी, तीनों जो हमारी रेडियस हम कैसे आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, और तीनों रेडियस बराबर आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी तीनों हमारे सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तीनों सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सो ए बी सी लाइज ऑन द सर्कल के। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया है, रेडियस कितनी है, तो रेडियस हम लिख देंगे यहाँ पे एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज, भाई एक बात बताओ, ओ से ये सेंटर है और ए कहाँ है, बाउंड्री पे। सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो जो हमारी रेडियस है वो भी कितनी हो जाएगी, √65। तो ए बी सी लाइज ऑन सर्कल के एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज √65। तो देवियों सज्जनों, यहाँ पे हमारा 12th क्वेश्चन कंप्लीट, सॉरी 12th क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसे नोट कर लो फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। रफ करें, ठीक है, रफ करता हूँ उसे मैं। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड वाला पार्ट। क्या लिखा है फटाफट पढ़ेंगे। गिवन द पॉइंट्स D -5, 6 एंड E 0,9, चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, मुझे लगा था ये वाला जो फिगर है वो हमारे सेकंड वाले पार्ट में काम आएगा, पर ये घंटा काम नहीं आएगा। ऐसे मेरे क्या करना पड़ेगा, बड़े दुख के साथ रफ और एक साफ फिगर दोबारा बनाएंगे। ये हमारा सर्कल है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए थे सेंटर के, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, डी दिया है और ई दिया है। हमें ये बताना है जो हमारा डी और ई है ये। अच्छा, एक चीज़ और, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पता किया था कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, √65। ठीक, अब हमें ये पता करना है कि जो डी और ई है ये सर्कल के अंदर आएगा, सर्कल के ऊपर आएगा, सर्कल के बाहर आएगा। ठीक है, तो हम D और O इसकी निकालेंगे दूरी। नहीं समझ में आया शायद, ठीक है। D पॉइंट है और O है, हम D और O की डिस्टेंस निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, पहले मैं निकाल लूँ फिर समझा दूंगा, ठीक है। आओ देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन D एंड O। D और O के बीच की हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो फॉर्मूला वही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। ठीक, अब D है हमारा -5, 6, तो इसे मान लेते हैं x1 y1 और इसे मान लेते हैं x2 y2। मैंने बताया था किसी को कुछ भी मान सकते हैं, तो x2 - x1 है तो -5 - 0, ये -5 और x1 की जगह क्या आएगा 0, तो -5 - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 0 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस, तो 5 ही आएगा ले दे के, -5 ही आएगा और -5 का स्क्वायर 25, 6 में 0 गया 6 और 6 का स्क्वायर 36, 6 5 11, 3 2 5 1 6, √61। अब देखो रेडियस हमारा कितना है, रेडियस है हमारा √65 और ये कितना आ रहा है √61। जो हमारा √61 है ये √65 से कैसा आ रहा है, कम आ रहा है। इसका मतलब जो O से लेके समझो, O से लेके बाउंड्री तक की दूरी कितनी है, ये दूरी है √65 क्योंकि रेडियस है, और ये जो दूरी आ रही है पॉइंट डी की ये इतनी भी नहीं आ रही है, इससे कम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पॉइंट डी है वो सर्कल के अंदर आएगा। समझ में आया, क्योंकि रेडियस है हमारा √65 और ये जो डी की डिस्टेंस है ये आ रही है √61। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी है हमारा वो बाउंड्री तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, वो हमारा बाउंड्री से अंदर ही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी लाइज इनसाइड द सर्कल, D lies inside the circle। समझ में आया, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, E। अब हम निकालेंगे, अब हम दूरी निकालेंगे O और E के बीच में। तो D को हटा के बस हमें E लिखना है यहाँ पे। क्या यार, अब हम D की जगह E लिख लेंगे। ये x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा। अब देखो x2 - x1 मतलब 0 - 0, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर और 9 - 0 का होल स्क्वायर,
देखो 0 में 0 गया 0, तो आंसर क्या आएगा 0, उसका स्क्वायर 0। 9 में 0 गया 9, 9 का स्क्वायर 81। ठीक, तो आंसर क्या आएगा √81। फिर से देखो, अब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं O और E के बीच में। E के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, इसे हमने मान लिया x1 y1, इसे हमने मान लिया x2 और y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 वाला, ठीक है। तो x2 - x1 क्या हो जाएगा 0 - 0, हमने यहाँ पे लिख लिया। y2 - y1 क्या हो जाएगा 9 - 0। अब यहाँ पे आओ 0 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, उसका स्क्वायर भी क्या आएगा 0, प्लस का प्लस। 9 में 0 गया 9, 9 का स्क्वायर 81, अंडर रूट रहेगा। अब 0 में 81 जोड़ेंगे 81 रहेगा, ठीक है। अब ये जो हमारा √81 है, ये तो हमारा √65 जो कि हमारा रेडियस था, रेडियस से ज़्यादा आ रहा है। अब रेडियस से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो E है हमारा वो आएगा आउटसाइड द सर्कल। भाई रेडियस से ज़्यादा दूरी मतलब रेडियस से ज़्यादा बाहर निकल जाएगा, तो जो E है हमारा वो कहाँ आएगा, वो आएगा सर्कल के बाहर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो √81 है वो बाहर है, सॉरी जो √81 है वो 65 से ज़्यादा आ रहा है, तो E लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, इसी के साथ हमारा 12th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। इसे फटाफट नोट कर लो वीडियो पॉज करके, अगर करने का मन हो तो। ठीक है, अब हम जाएंगे 13 क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, 13 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तुमने वो पिक्चर देखी है वेलकम? वेलकम में जब पिक्चर काफ़ी आगे चली जाती है तो जब फार्म हाउस तोड़ने जाते हैं तो एक सरकारी बंदा आता है, वो क्या बोलता है, डरिए मत मैं बस आदमी खतरनाक हूँ, सॉरी वो क्या कहता है, डरिए मत मैं बस दिखने में खतरनाक हूँ, आदमी बहुत शरीफ हूँ। याद आया? ठीक है, वही ये क्वेश्चन है, ये बस दिखने में थोड़ा खतरनाक है, आदमी बेचारा बहुत शरीफ है। ठीक है, पढ़ेंगे। टू द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड, सॉरी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल की कुछ बात हो रही है तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ये आ गया ट्राइंगल। पहली बात तो ये लव ट्राइंगल नहीं है, हाँ तुम कहीं और चले जाओ, लव ट्राइंगल नहीं है, ये मैथ्स वाला ट्राइंगल है ABC। ठीक है, तो द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इस ट्राइंगल का प्यारा सा नाम है ABC, और इसके जो मिड पॉइंट्स हैं वो क्या है DE एंड F। ठीक है, तो एक ये मिड पॉइंट है D, एक ये मिड पॉइंट है E, और एक ये मिड पॉइंट है F। ठीक है, given that the coordinates of D, E and F are 5,1, 6,5 and 0,3 respectively। ये respectively यहाँ पे एक शब्द आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समय लेना चाहता हूँ इसे बताने के लिए। respectively का क्या मतलब है, इज्जत से? नहीं मेरे भाई, इज्जत की बात नहीं हो रही है, वो तो वैसे ही खत्म हो गई 9th में आके। respectively का मतलब ये है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है D, तो अब तो इसका मतलब पहले वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पहले वाले D के होंगे। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो यहाँ पहले है उसी के बारे में पहले बताया गया है, ऐसे समझ सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे E लिखा है, तो दूसरे नंबर पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसके हैं, वो E के हैं। समझ गए, बेसिक सी बात थी। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC। अब हमें D, E और F के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो हम लिख लेंगे D के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,1 लिख लो, E के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 6,5 लिख लो, F के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,3 लिख लो यार, सब लिख लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC। अब हमें A, B और C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा पर समझ में आ जाएगा, चिंता ना करना। ठीक है, अब थोड़ी सी यहाँ हमें जगह ज़्यादा चाहिए तो हम जो ऊपर का क्वेश्चन है इसे हम रफ कर लेते हैं। सर समझा तो मैंने दिया ही है, ठीक है, इसे मैं रफ कर लेता हूँ ज़रा। अब जो D, E और F हैं वो हमारे क्या है, वो है मिड पॉइंट्स। ठीक है, इसे A को हम लिख लेते हैं x1 y1, इसे हम मान लेते हैं x2 y2, और इसे हम मान लेते हैं x3 और y3। ठीक है, करेंगे। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे स्कूल में कैसे कराया, कोचिंग में कैसे कराया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कैसे कराऊंगा तुम देखो। पहली बात तो ये, हम x और y दोनों के लिए एक साथ इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, वो हमें लंबा पड़ेगा,
वो हमारे लिए कंफ्यूजिंग होगा, उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा कोई काम मत करो जिसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। हम एक एक करके चलेंगे। पहले इक्वेशन हम x के लिए बनाएंगे, सिर्फ x के लिए, x के लिए इक्वेशन बनाएंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे बस। फिर जब x की वैल्यू निकल आएगी तब y की बात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखो भैया, तो देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो बीच का मिड पॉइंट क्या आएगा 5। x में बात हो रही है ना, x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे अपॉन 2 करेंगे, और तो क्या आएगा यहाँ का बीच मिडिल का x कोऑर्डिनेट 5। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 5, इसे हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो लिखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 5, ठीक है। अभी ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 5 जा 10। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ गया होगा उसी तरीके से x2 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू 0, x2 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x2 प्लस x3 2 इंटू 0 0। अब तुम कहोगे भैया ये क्या कर रहे हो, देखते रहो सब समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन बना ली, यहाँ पे इक्वेशन बना ली। उसी तरीके से x1 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू 6। फिर से x1 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। ये फिर ऊपर जाएगा, तो x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 2 6 12, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 3 इक्वेशन बना ली हैं, यहाँ पे हमने 3 इक्वेशन बना ली हैं, ठीक है। अब देखो x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से हम इसे रफ कर लेते हैं। यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे x3 के लिए, तो x3 इक्वल्स टू 12 माइनस x1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। x1 प्लस x3 इक्वल टू 12 था, और हमने x1 को उधर भेज दिया, तो x3 इक्वल्स टू 12 माइनस x1। इसे हमने माना इक्वेशन नंबर थर्ड। और यहाँ पे x1 को उठा के फिर इधर भेज देंगे, ये x1 प्लस हो रहा है, इसे उठा के फिर इधर भेज देंगे, तो x2 इक्वल्स टू 10 माइनस x1। नहीं आया। फिर से x3 को हमने क्या बना लिया 12 माइनस x1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। और ऊपर आएंगे तो यहाँ पे जो हमने पहली इक्वेशन बनाई थी x1 प्लस x2 इक्वल टू 10, इसमें हमने x1 को इधर भेज दिया, तो x2 हमारा क्या हो गया 10 माइनस x1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर, इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब x2 की वैल्यू यहाँ पुट करो और x3 की वैल्यू यहाँ पुट करो। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से देखो। पहली वाली इक्वेशन में पहले वाले पार्ट में हमने x2 के लिए इक्वेशन बनाई, तीसरे वाले पार्ट में हमने x3 के लिए इक्वेशन बनाई, और इन दोनों x2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो यहाँ से, और x3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो यहाँ से, ठीक है। करेंगे इसको ज़रा नोट कर लो फटाफट, क्योंकि मुझे ये रफ करना पड़ेगा। यहाँ में साइड में इसको चलो ठीक है, काम करो, इसे नोट कर लो, मैं ज़रा यहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ आंसर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 साइड में, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे लिखूंगा पुट नहीं, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्या लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम क्या करेंगे, जो x2 का वैल्यू है उसे हम यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ x2 की जगह क्या लिख लेंगे 10 माइनस x1 लिखा, और x3 की जगह हम क्या रखेंगे 12 माइनस x1। फिर से x2 की जगह हमने क्या रखा 10 माइनस x1 लिख लिया, और प्लस का प्लस, और x3 की जगह क्या रखेंगे यहाँ से 12 माइनस x1, इक्वल में क्या आएगा 0। समझ में आ गया होगा, कोई बहुत कठिन काम नहीं था। 10 प्लस 12 22, माइनस x1 तो माइनस का 2x1 इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 22 इक्वल्स टू 2x1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 22 अपॉन 2 इक्वल्स टू x1, काटेंगे x1 इक्वल्स टू 11। x1 की वैल्यू आ चुकी है, x1 की वैल्यू आ चुकी है, इसे उठा के हम रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो x2 हमारा क्या आ जाएगा
10 माइनस x1 था, 10 माइनस x1 की जगह क्या रख देंगे 11, तो x2 आ गया हमारा माइनस का 1। ठीक, x2 हमारा क्या आ गया माइनस का 1। बहुत बढ़िया। अब यहां तक नोट करो क्योंकि मुझे यहां पे रफ करना पड़ेगा तो थोड़ी जगह चाहिए लिखने के लिए। हो गया, अब यहां पे मैं रफ कर रहा हूं। अब ये जो हमारी x1 की वैल्यू आई है इसे हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो लिखेंगे पुट x1 इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या थी, x3 इक्वल्स टू 12 माइनस x1, 12 माइनस x1 की जगह क्या आएगा 11, तो x3 इक्वल टू 1। तो x1 कितना आ गया 11, यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड में, x1 कितना आ गया 11, x2 कितना आ गया -1, तो x2 की जगह क्या लिख लेंगे -1, और x3 हमारा कितना आ गया +1, तो x3 की जगह लिख लेंगे +1। ठीक है, ये हमारा आ गया x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू। सबको समझ में आ गया होगा, रफ कर देते हैं इसे। इसके बाद ये वाला पार्ट नोट करना, ठीक है, ये इतना पार्ट रफ कर देता हूं उसे मैं। पॉज करके तुमने नोट कर लिया होगा अगर तुम्हारा मन होगा करने का तो। ठीक है, अब हम करेंगे y के लिए, अब हम सॉल्व करेंगे y के लिए। तो देखो इसी तरीके जिस तरीके से x के लिए सॉल्व किया उसी तरीके से y के लिए करेंगे। y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 बन जा 2, और ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, या y1 को इधर ले जाते हैं तो y2 इक्वल्स टू 2 माइनस y1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। आगे आएंगे, अब हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, अब हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व। y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3, y2 प्लस y3 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब y1 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5, y1 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10, और y1 इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, ये y1 उठ के इधर चला गया माइनस हो गया तो y3 इक्वल्स टू 10 माइनस y1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले पार्ट की तरह किया है, खाली इक्वेशंस बनाएंगे। अब देखो y2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y3 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd। ठीक है, अगर मैंने समझाने में कहीं कोई दिक्कत है कमेंट में बता देना, कोई प्रॉब्लम आ रही है मैं उसमें इंप्रूव करूंगा। ठीक है, तो y2 की जगह हम रखेंगे 2 माइनस y1, यहाँ पे 2 माइनस y1 प्लस का, फिर से बता देता हूँ, y2 की वैल्यू यहाँ रखो, y3 की वैल्यू यहाँ रखो। तो y2 की जगह हमने क्या रखा 2 माइनस y1, ये रहा, प्लस का प्लस y3 की जगह हम क्या रखेंगे 10 माइनस y1, इक्वल में 6 था 6 आएगा, 10 प्लस 10 प्लस 2 12 माइनस माइनस प्लस 2y1 6। अब ये माइनस का इधर जाए, या छोड़ो एक काम करो इसे यहीं रहने दो, 12 को इधर ले जाते हैं तो माइनस 2y1 इक्वल टू 6 माइनस 12, तो माइनस 2y1 इक्वल 6 में 12 गया, माइनस का 6 माइनस माइनस कट गया तो y1 इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, 2 3 ज़ा 6, तो y1 हमारा कितना आ गया 3। ठीक है, यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, क्या किया y2 की इक्वेशन बनाई, y3 की इक्वेशन बनाई, दोनों को उठा के यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर दिया तो y1 हमारा आ गया 3। अब इस y1 को उठा के हम रखेंगे यहाँ पे, तो पुट y1 इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1st, यहाँ पे पुट करेंगे तो y2 इक्वल, अरे हटो, तो y2 इक्वल्स टू 2 माइनस y1, y1 की जगह हम क्या रख देंगे 3, तो y2 हमारा कितना निकल के आ गया -1। ठीक, उसी तरीके से पुट y1 अब हम कितना रखेंगे, फिर से 3 रखेंगे इन इक्वेशन 3rd, यहाँ पुट करेंगे तो y3 इक्वल्स टू 10 माइनस y1, y1 कितना है 3, तो y3 हमारा आ गया 10 में 3 गया 7। ठीक है, ये आ गई y1 की वैल्यू, ये आ गई y2 की वैल्यू, ये आ गई y3 की वैल्यू। तो y1 कितना है लिख लेंगे इसकी जगह, y1 की जगह 3 11,3, y2 की जगह -1, y2 की जगह -1 और y3 की जगह 7।
ठीक, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। इसे नोट करो, रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। अब हम लिख सकते हैं आराम से, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी आर, ए के क्या है 11,3, 11,3 कॉमा 11,3 के बाद बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -1, -1, सी के क्या है 1,7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सॉल्व कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन लास्ट में ऐसे लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, इस लास्ट में ऐसे लिख ज़रूर देना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी आर 11,3, -1, -1 एंड 1,7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा 13th क्वेश्चन खत्म, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम जा रहे हैं 14th क्वेश्चन की तरफ, इसमें रफ कर देता हूँ, इसे नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 14th क्वेश्चन, देखेंगे क्या कहा जा रहा है। पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, और मैं क्वेश्चन लिखूंगा पूरा बोर्ड भर जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन लिखूं, फिर बोर्ड भरूं, फिर तुम्हें समझाऊं, फिर उसे रफ करूं। इससे अच्छा मैं तुम्हें क्वेश्चन डायरेक्ट समझा देता हूं। तुम में से जिसके पास बुक वगैरह है वो रीड कर लेना, और जिसके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, तुम खाली इधर देखो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, देखो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ो। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स, एक सिटी है जिसमें 2 मेन रोड्स हैं विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ। 2 सड़कें हैं, एक सड़क जा रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो हमने माना एक ही सड़क जा रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक, आगे पढ़ेंगे। एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एक सड़क जा रही है नॉर्थ साउथ में, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, और एक सड़क और है, वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है ईस्ट वेस्ट में। कैसे जा रही है देखेंगे। ये जा रही है ईस्ट में और ये जा रही है, ऐसा ही होता है चौराहा। ठीक है, देखेंगे आगे क्या कहा जा रहा है। All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 10 streets in each direction. फिर से पढ़ देता हूँ मैं एक बार। All the other streets, तुम में से जिसके पास किताब है वो भी पढ़ो। All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 10 streets in each direction. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक ये रोड बनाई है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, बहुत बढ़िया, एक हमने रोड बनाई है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, बहुत बढ़िया। टोटल 10 गलियां हैं भाई। शहर में सड़कें होती हैं और गलियां भी होती हैं, और अगर ठीक से देखा जाए तो गलियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि भाई अगर गली क्रिकेट खेलना है तो सड़क पे तो खेल नहीं सकते, बुलडोजर आ जाएगा। तो इससे अच्छा अगर हमें गली क्रिकेट खेलना है तो गली में ही खेलेंगे, तो गलियां भी तो होंगी। ठीक है, तो हमें ये बोला गया है ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 10 गलियां जा रही हैं, तो 5 इधर बना लेते हैं, 5 इधर बना लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 गलियां इधर हो गई, और 5 गलियां इधर बना लो। 1 2 3 4 और 5, 10 स्ट्रीट्स हो गई। और हमें क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि ईच गैप कितना है, मतलब हर एक गैप यहाँ पे कितना है 200 मीटर। यहाँ गैप कितना है 200 200 200 200 200 200 200 200 200। ठीक है, उसी तरीके से सेम अब हम बनाएंगे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में स्ट्रीट्स, 5 ऊपर 5 नीचे। एक 2 3 4 और 5 ये हो गई, और 5 नीचे बना देते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, वाह क्या कला है मेरी। तो 2 सड़कें जा रही हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक जा रही है और एक ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। इसके अलावा 10-10
इसके अलावा 10-10 क्या हैं, गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं जो इनके पैरेलल जा रही हैं। 5 इधर 5 इधर, 10 की 10 किसके पैरेलल जा रही हैं, इस रोड के, और 5 ऊपर और 5 हॉरिजॉन्टल नीचे, ये किसके पैरेलल जा रही हैं, ईस्ट और वेस्ट वाली रोड के। ठीक है, इतना हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। पहला पार्ट पढ़ेंगे, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस। ठीक है, ये जो मैंने आंसर किया है ये है हमारा 14th क्वेश्चन का पहला पार्ट। ये आपका आंसर हो गया किसका, 14th का पार्ट फर्स्ट। अगर आप अपनी किताब में पढ़ेंगे, किताब आपके पास नहीं है तो आप PDF में पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्लैश स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस। ठीक है, तो हमें ये बोला गया है कि हमें ऐसा कुछ एक फिगर बनाना है अपनी कॉपी में ग्राफ पेपर पे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे हमें ये फिगर बनाना है। फिगर तुम्हारा सेम ऐसा बनेगा, और ये जो 1 सेंटीमीटर के गैप पे तुम्हें लाइंस बनानी है, 1 सेंटीमीटर के गैप पे तुम्हें हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है और वर्टिकल लाइंस बनानी है। मतलब ये जो गैप है ये जो ईच गैप है ये कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, और उसी तरीके से ये जो गैप है ये भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के गैप पे हमें ऐसा 1 सेंटीमीटर के गैप पे हमें लाइंस बनानी है, और 1 सेंटीमीटर का क्या मतलब है स्केल पे, 200 मीटर्स। ऐसा सेम फिगर हमें अपनी कॉपी में नहीं, ग्राफ पेपर पे बनाना है, उसे काट के कॉपी में चिपकाना है। समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा 14th का पहला पार्ट। हमें बस यही बनाना था, हमारा ये आंसर हो चुका है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं सिर्फ कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 14th का सेकंड पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। 14th का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हमसे ये बोला जा रहा है, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस ऑफ इन द मॉडल। यहाँ पे स्ट्रीट इंटरसेक्शंस दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5, उसके बीच में क्या आएगी, रोड आएगी। रोड बोला गया था क्वेश्चन में। उसके बाद 1 2 3 4 5, टोटल 10 स्ट्रीट्स यहाँ पे हो गई। उसी तरीके से 10 स्ट्रीट्स यहाँ पे, और बीच में क्या है, रोड है हमारी। ठीक है, क्वेश्चन आगे ये कह रहा है, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट्स। यहाँ ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, चाहे ये हो ये हो ये हो, जब 2 स्ट्रीट्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तभी बनेगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द 5th स्ट्रीट इन द ईस्ट। ठीक है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की जो सेकेंड स्ट्रीट है, मतलब ये वाली, और एंड द 5th स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग। नॉर्थ साउथ में देखेंगे तो सेकेंड स्ट्रीट, और ईस्ट वेस्ट में देखेंगे तो 5th स्ट्रीट। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ बनेगा। ये मैंने मार्क किया हुआ है, आगे पढ़ेंगे। देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2,5। ठीक है, इसे 2,5 बोलेंगे। इसी मेथड को यूज करके हमें यह बताना है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। ठीक है, A 4,3। क्वेश्चन का मतलब क्या है समझो। क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये कब बनेगा, ये पॉइंट तब बनेगा जब नॉर्थ साउथ की सेकेंड स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट की 5th स्ट्रीट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तभी तो ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितने पॉइंट बन रहे हैं, सिंगल, ओनली 1 पॉइंट। अब कोई कहे नहीं सर आप गलत कह रहे हो, 1 पॉइंट ऊपर भी है। हाँ भैया ऊपर भी है, लेकिन वो 5th स्ट्रीट से नहीं बन रहा है, वो बन रहा है 4th स्ट्रीट से। देखो जो पॉइंट यहाँ बनेगा उसे बनाने में 5th स्ट्रीट का कोई काम नहीं है, जो पॉइंट ऊपर बनेगा उसे बनाने में 2nd स्ट्रीट और 4th स्ट्रीट का काम है। समझ में आया। इसीलिए इसे हम कंसीडर नहीं कर सकते, हम खाली इसे कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि 2nd स्ट्रीट और 5th स्ट्रीट खाली यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से हमसे ये पूछा गया है, अगर हम 4,3 को मार्क करें, 4,3 का क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू कितनी है 4, तो x की वैल्यू कहाँ होती है, ऐसे x एक्सिस पे, तो x की वैल्यू 4, 1 2 3 4, ये लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी 3, तो y की वैल्यू 3 यहाँ पे, तो a जो ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट ये मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 3, मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 3। अब हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि
क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू, कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शंस हैं जो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आएंगे। समझ में आया? कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शंस हैं जो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आएंगे, तो इसका आंसर होगा ओनली 1। भाई मुझे ये बताओ, इस पॉइंट पे खाली एक ही तो स्ट्रीट इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1। अब हम पढ़ेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, पढ़ना पड़ेगा। हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। 3,4 का देखेंगे। अब हमें बी वाले पार्ट में ये पूछा गया है कि जो 3,4 है, मतलब x कितना होगा? 3 है, x 3 और y कितना? 4, तो y 4 आएगा यहाँ पे। पढ़ेंगे इस पॉइंट पे x 3 है और y कितना है? 4, तो ये पॉइंट हमारा क्या है? 3,4। अब यहाँ पे कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शन है? तो भाई यहाँ पे भी एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, तो आंसर क्या होगा? ओनली 1। ठीक है, क्वेश्चन ये काफ़ी आसान था, समझ आ गया होगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 क्वेश्चन। पढ़ेंगे क्या लिखा है यहाँ पे। A computer graphics program displays images on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner। कंप्यूटर ग्राफिक की बात हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसे अगर हम जूम करेंगे तो वो कुछ कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है, कार्टेशियन प्लेन जैसा, और ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पिक्सल। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्क्रीन का, उसके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे हमें क्या मानना है? ओरिजिन। तो हमने यहाँ पे ओरिजिन ड्रॉ कर रखा ऑलरेडी। ठीक है, आगे आएंगे। क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि जो स्क्रीन है वो 800 पिक्सल्स वाइड है। तो देखिए हमने एक्स एक्सिस पे क्या बना रखा है? 800 पिक्सल्स तक हमने मार्क कर रखा है, और 600 पिक्सल्स हाई, तो ऊंचाई हमने कितनी बना ली है? 600 पिक्सल्स। ठीक है, अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट A 100, 150। एक्स की वैल्यू 100 ये रही, और वाई की वैल्यू 150 ये रही। यहाँ पे एक हमें ड्रॉ करना है सर्कल। एक हम क्या ड्रॉ करेंगे? सर्कल। इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? 80 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका जो रेडियस है वो कितना है? 80 पिक्सल। समझ में आ गया? ठीक है, और इसके अलावा एक सर्कल और बनेगा जिसका रेडियस कितना होगा? 100 पिक्सल, और वो कहाँ पे बनेगा? 250 और 230। तो x कितना होगा? 250। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो दूसरा पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं? 250, 230। ठीक है, तो मतलब x कितना रहेगा? 250, y कितना रहेगा? 230। यहाँ पे एक और सर्कल बनेगा इस पॉइंट पे, तो x कितना होगा? 250 यहाँ पे, और जो y है वो कितना होगा? 230। तो लगभग हमारा ये यहाँ से और 250 ऊपर जाएगा तो लगभग यहाँ पे हमारा एक और सर्कल बनेगा, यहाँ पे हमारा एक और सर्कल बनेगा, और यहाँ पे जो सर्कल बनेगा उसका जो रेडियस है वो कितना रहेगा? उसका रेडियस रहेगा 100 पिक्सल्स। तो लगभग जब हम सर्कल बनाएंगे तो उसका रेडियस रहेगा 100 पिक्सल्स। गलत चला गया। ठीक है, इसका जो रेडियस है ये क्या रहेगा? 100 पिक्सल्स। अब हमें पूछा क्या गया है, देखते हैं। हमें ये बोला गया है पार्ट 1 में कि वेदर एनी सर्कल ऑफ ईदर वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। क्या इन दोनों में से कोई भी सर्कल ऐसा है जो स्क्रीन के बाहर जाएगा? सुनो, जो पहला सर्कल है ये छोटा है भाई, यहाँ तक की दूरी कितनी है? 100, और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है 80। तो अगर हम इसे ठीक से भी बनाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 100, और यहाँ से लेके 80 तक भी अगर हम बनाएंगे तो ये किनारे तक तो आएगा लेकिन बाहर नहीं जाएगा। उसी तरीके से जो दूसरा सर्कल है इसका रेडियस कितना बताया गया है? 100, तो 250 से लेके इसका रेडियस कितना है भाई? रेडियस कितना है? 100, और सेंटर कितने पे? 250। तो 250 से लेके अगर हम भाई ये दूरी कितनी है? 100। ये दूरी जो रेडियस है कितना है? 100। तो 250 से अगर 100 भी पीछे आएंगे तो ये कहाँ पे आएगा? 150 पे। तभी देखो मैंने इसे लगभग यहाँ पे बनाया है 150 पे, ताकि ये 150 पे आके 150 पे हमें दिखे, 150 पे मार्क हो जाए अपने आप। ठीक है,
तो जो पहला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 80, ये बाउंड्री से थोड़ा पास रुक जाएगा, बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 100 पिक्सल्स का गैप है और ये इसका रेडियस कितना 80 है। दूसरी बात, जो बड़ा वाला सर्कल है इसका जो रेडियस है वो कितना है 100 पिक्सल्स, तो 250 से अगर 100 इधर चले आएंगे तो कितना बनेगा 150। बात समझ में आई। दूसरी बात, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो कितनी है 230, y की वैल्यू कितनी थी 230 और रेडियस कितना है 100, तो अगर 230 से 100 नीचे भी आएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 130। तो मतलब जो सर्कल है वो स्क्रीन के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। और पहले वाले पार्ट में हमें यही पूछा गया है वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, तो पहले वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा नो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले वाले पार्ट का आंसर नो। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, हाँ इंटरसेक्ट करेंगे। तो दूसरे वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा यस। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं। सेकंड वाले पार्ट में पूछा गया है वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो हाँ इसका जवाब है यस। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो समझना, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं तुम्हें मैथमेटिकली। ए कितना था 100, 150, बी कितना था 250, 230। ठीक है, यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे और 100 और 80 का रेडियस है तो इधर कितना बढ़ेंगे 80, तो यहां पे हम x की वैल्यू में कितना प्लस करेंगे 80, तो 100 + 80 इक्वल टू 180 पिक्सल। यहां पे x की वैल्यू कितनी है 100 और रेडियस कितने का है, ये रेडियस कितने का है, ये रेडियस 80 का, तो 100 में 80 जोड़ेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 180। उसी तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 250 और हम इधर जाएंगे तो x की वैल्यू 80 क्या करेंगे माइनस, नहीं सॉरी 80 क्यों, बड़े वाले का तो रेडियस 100 है, 150 पिक्सल। मतलब जो ये सर्कल है ये 150 तक जाएगा और जो ये है ये 180 तक जाएगा। समझना 150 तक ये आ रहा है और 180 तक ये जा रहा है, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। जब ओवरलैपिंग हो जाएगी तो जो सर्कल्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने आंसर यहाँ पे क्या लिखा है यस। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। इसमें रफ कर देता हूँ। अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आखिरी क्वेश्चन, एक्सरसाइज का भी आखिरी, चैप्टर का भी आखिरी। प्लॉट द पॉइंट्स A 2, 1, B -1, 2, C -2, -1 एंड D 1, -2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, इज ABCD अ स्क्वायर। अब इसको प्लॉट तो मैं नहीं करने वाला, प्लॉट तो तुम करना अपनी कॉपी में। ठीक है, हमें ये पूछा गया ABCD का एक स्क्वायर बनेगा, तो मैं यहाँ पे एक मोटा मोटा बता देता हूँ। सपोज एक स्क्वायर है और इसके 4 वर्टिसेस हैं, इन 4 वर्टिसेस को मैंने सपोज कर लिया A, B, C और D। A कितना है 2, 1, B कितना है -1, 2, C कितना है ये राशि C -2, -1 और D कितना है 1, -2। अब हमें ये पूछा गया है क्या ये स्क्वायर बन सकता है। अब तुम कहोगे आपने तो बना दिया। अरे भाई मैंने समझाने के लिए बताया है। ठीक है, मैंने समझाने के लिए बनाया है, तो क्या ये स्क्वायर बन सकता है, तो हम करेंगे क्या। ठीक है, अब स्क्वायर की सारी साइडें कैसे होती हैं बराबर, तो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करके AB, BC, CD और AD की लेंथ निकालेंगे। अगर चारों लेंथ बराबर आ रही हैं तो ये स्क्वायर बन सकता है। नहीं, इतना काफी नहीं है। अगर चारों लेंथ बराबर आ रही हैं ऑल्सो इसके डायगोनल्स भी बराबर आ रहे हैं तो ये स्क्वायर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, इस ABCD का स्क्वायर, हमें यही पता करना है कि ABCD स्क्वायर है या नहीं है, तो हम चारों इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब चारों साइडें निकालेंगे और 2 डायगोनल निकालेंगे। अगर चारों साइडें और दोनों डायगोनल बराबर आ रहे हैं तो ये स्क्वायर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। कैन यू एक्सप्लेन वाई, हाँ हम करेंगे एक्सप्लेन। और व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, पहले हम इसको स्क्वायर प्रूफ कर दें फिर हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको कर देता हूँ क्वेश्चन को रफ। अब हम ध्यान देंगे सिर्फ आंसर पे। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आ सकता है। हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे AB।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर, y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 1 होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, माइनस का 3 का स्क्वायर, 2 में 1 गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10। जो हमारी ए बी है वो कितनी निकल के आ गई √10, यहाँ पे लिख लेते हैं √10। अब हम निकालेंगे ए डी। ए डी में सेम फॉर्मूला लगेगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान, x2 माना हमने 1, x1 कितना है 2 होल स्क्वायर, y2 कितना है -2 और y1 कितना है 1 होल स्क्वायर। 1 में 2 गया -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, -3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 √10। तो हमारा ए डी भी यहाँ पे ठीक से बना देते हैं इसे, तो हमारा ए डी भी कितना आ गया √10। समझ में आ गया होगा, इसे मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है। अब हम निकालेंगे डी सी। फॉर्मूला सेम रहेगा, इस बार ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, तो x2 माइनस x1 -2 -1 का होल स्क्वायर और -1 माइनस माइनस का 2, -1 माइनस माइनस का 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 माइनस का 3 स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 2 कितना आ जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर। जिसे समझ में नहीं आया यहाँ पे देखो, -1 माइनस -2 था, हाँ था, -1 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 2 में 1 गया 1, साइन किसका बढ़ेगा प्लस का। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10। तो ये भी हमारा कितना आ गया √10। अब हम निकालेंगे बी सी। बी सी निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। x2 कितना है -2, x1 कितना है -1, y2 कितना है -1 और y1 कितना है 2। देखो माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो -3 का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 में 1 गया, तो -1 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10 √10। तो हमारी इस तरीके से चारों साइडें कैसी आ गई बराबर, पर इतने में काम नहीं बनेगा, हमारी चारों साइडें कैसी आ गई बराबर। अब हम इस सबको कर देते हैं रफ, अब हमें निकालने पड़ेंगे डायगोनल्स। रफ करो सर, तो हमारी चारों साइडें बराबर आ चुकी हैं, ठीक है, चारों साइडें √10 √10 √10 √10 आ चुकी है। अब हमें निकालने पड़ेंगे ए सी और बी डी की डिस्टेंस। तो ए सी निकालेंगे, ए सी निकालने के लिए इसे x1 y1 मानेंगे, इसे x2 y2 मानेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -2 और x1 कितना है प्लस का 2, y2 कितना है -1 और y1 कितना है प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो -2 -2 आएगा माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, तो -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20। तो जो हमारा ए सी है वो कितना आ गया √20, यहाँ पे लिख लेते हैं √ ये हमारा कितना आ गया √20। अब निकालेंगे बी और डी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो, तो x2 मान लेते हैं 1 और x1 क्या रहेगा -1, तो 1 माइनस -1, y2 रहेगा -2 और y1 रहेगा प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो -2 -2 -4 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ लेंगे 16 4 20, तो ये भी कितना आ गया 20, लिख लो यहाँ पे। ये भी कितना आ गया √20। ठीक है, अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है, चारों साइडें बराबर आ रही हैं, दोनों डायगोनल्स बराबर आ रहे हैं, इसे हम रफ कर लेते हैं। लिखेंगे AB BC CD DA, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA इक्वल्स टू √10। इसके अलावा कॉमा लगा के लिखेंगे AC और BD ठीक, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ऑल्सो द डायगोनल्स आर इक्वल, ऑल्सो द डायगोनल्स आर इक्वल, क्योंकि सारी साइडें बराबर हैं और डायगोनल्स भी आपस में बराबर हैं। सो ABCD इज अ स्क्वायर, सो ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर प्रूफ हो गया। अब हमें क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, परेशान ना हो, मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मेरी आंखों से बिजली नहीं निकलेगी, मेरी आंखों से बिजली नहीं निकलती है, अभी तक नहीं निकलती है मतलब। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, जिसे नहीं पता वो भी देख ले, साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? √10, √10 का √10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट में 2 10 हो गए, और पेयर बनेगा, पेयर में से एक ही बाहर आता है, तो आंसर आएगा 10 यूनिट्स। ठीक है, फिर से एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड कितनी है? √10, तो √10 इंटू √10 करेंगे, तो अंडर रूट के अंदर 2 10 हो जाएंगे, 10 इंटू 10 का पेयर बनेगा, पेयर में से एक ही बाहर आएगा, तो 10 यूनिट्स आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर प्रूफ, और ये हो गया हमारे स्क्वायर का एरिया। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। ठीक है, तो फाइनली हमारा चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। पूरा चैप्टर मैंने अपलोड कर रखा है, जिसको ज़रूरत हो वो बाकी के वीडियोस देख सकता है। ठीक है, अब हम जल्दी अपलोड करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अब मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मेरे समझाने का तरीका समझ में आता है, अगर मैं जो चीज़ समझाता हूँ तुम्हें समझ में आती है, तो कमेंट करके बता दो कि हाँ भैया समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो बताओ समझ में कहाँ नहीं आया। अगर तुम्हें मैं नहीं समझा पा रहा हूँ अच्छे से तो मुझे बताओ ये चीज़, तभी तो मैं अपने अंदर इम्प्रूव कर पाऊँगा। ठीक है, तो अब मुलाकात करेंगे सेकंड चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ।